कहते हैं, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। तो किसी भक्त ने कहा कि आप मत बोला करो, चुप रहा करो। तो कबीर कहते हैं, बिना बोले कैसे बनेगा, क्योंकि लोग शब्द का विचार नहीं करते। बिना विचार के जिंदगी लोग जी रहे हैं। उलुल जुलुल जिंदगी लोगों की देख करके मुझे बोलना पड़ जाता है। मैं बोलता हूं तो मुझसे लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होना मनुष्य का अभ्यास हो गया है। कितने लोग तो बिना कारण ही नाराज रहते हैं। माँ बाप मन मन में सोचते रहते हैं कि ये बहू क्यों नाराज है, लड़का क्यों नाराज है, पास में बैठता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, जब मिलत है तो मुस्कुरात क्यों नहीं है, और नाराज है। और जब मनुष्य नाराज होता है तो सबसे पहली बात आपसे बोलेगा नहीं, दूसरी बात आपके पास बैठेगा नहीं, तीसरी बात वो बैठा है और तुम आ जाओगे तो उठ के चला जाएगा वहां से। राजस्थान में आश्रम पर एक सज्जन मेरे पास बैठे थे, तो उनका बड़ा भाई आ गया तो वो उठ के चले गए। तो हमने बात को पूछा, तुम उठ के क्यों चले गए? बोले, बड़े भाई को देख करके खून खौल जाता है। हमने कहा, क्यों खौल जाता है? बोले, बड़ा भाई बड़ा बेईमान है। तो हमने कहा, उठ के चले जाने से क्या बेईमानी छोड़ देगा? बोलेगा, छोड़ेगा तो नहीं। तो हमने कहा, तो फायदा क्या है? बोले, फायदा यह है, उठ के चला जाता हूँ, थोड़ा खून ठंडा हो जाता है, और सामने देखता हूँ तो मुट्ठी पसीना से भींच जाती है और दांत पिस जाते हैं कि इसको मार दूं, क्या करूं। तो बड़ा भाई है, बड़ा बेईमान आदमी है ये, अब किसी की मानता नहीं। सब रिश्तेदार समझा के देख चुके, हम सब भाई मिल के समझा दिए इसको। बहुत चुट्टा है और बहुत बेकार आदमी है, भाई से झगड़ा भी करना नहीं चाहता हूं पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो नाराजी किसी प्रकार से व्यक्त होती है और कई बार आपकी गलतियों के कारण भी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। आप समझते हो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, लेकिन आपसे बहुत गलती भी हो रही है। किसी को ज्यादा समझाओगे ये भी एक गलती है। ज्यादा समझाइए मत, ज्यादा समझाओगे, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, फिर उसको टटोल लो कि फूटी ढोल बजाना व्यर्थ है। ढोल फूट गई है, अब उसमें छेद है, गड्ढा, और ऊपर थपाके मार रहे हो हाथ फटाफट, तो लकड़ी में हाथ लड़ेंगे, अंगुली चोट खा जाएगी। उसमें कोई ध्वनि, कोई संगीत तो पैदा नहीं हो सकता है। तो ये मूर्ख को समझाने से भी ये नाराज हो जाएगा। इसको बहुत मत समझाओ, ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, इसके पास में विवेक नहीं है। और बुद्धिमान कितना भी व्यक्ति हो, जिसके पास में विवेक नहीं है बहुत कुछ नहीं कर सकता है। समग्र सोच होना चाहिए, पूर्ण विवेक होना चाहिए। और जिसके पास विवेक होता है, सबसे पहली पहचान विवेक की ये होती है, विवेकवान व्यक्ति हर कार्य को उसका परिणाम सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये विवेकवान की पहली परीक्षा है। मैं इनको गाली दूंगा, इसका परिणाम क्या होगा। मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा, इसका परिणाम क्या हो सकता है।
मैं गाड़ी में स्टेपनी लेकर नहीं चलूँगा, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। मैं पत्नी से झगड़ा करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या हो तक कहाँ तक हो सकता है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, छोड़ौती, और ये दहेज में जो मिला सब वापसी और डबल देना पड़ेगा। और जिस ससुर ने चरण पखारे हैं, चरण पूजे हैं, अब वो 2-4 लात मारेगा हमको, उल्टा काम चालू हो जाएगा। इसलिए परिणाम सोचना। दूसरी चीज विवेकवान की पहचान होती है कि जो विवेकवान होता है वो व्यक्ति अनावश्यक कार्यों को नहीं करता है। वो कार्य करने से पहले ये सोचता है इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। यदि उपयोगिता नहीं है तो ना तो गाड़ी खरीदेगा, ना तो फालतू कोई काम करेगा। उपयोगी है और जरूरी है और आवश्यक है और उससे फायदा है और उसमें जो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उससे और अर्निंग हो सकती है, इनकम सोर्स हो सकता है, तभी उस कार्य को करेगा। कितने लोग इसलिए भी गाड़ी खरीद लेते हैं कि बड़े भाई के घर गाड़ी है तो हमारे घर भी गाड़ी रहेगी, जाना कहीं नहीं, गाड़ी सड़ रही है, खड़ी है, जाते केवल बस खेत और ससुराल। ससुराल में भी 6 महीने से पहले जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ सासू भी बैठी है टम्बम लेकर, वहाँ कोई स्वागत थोड़े होगा, वहाँ भी गालियाँ मिलेंगी, अपमान होगा। गुरु, माता और पिता, ये 3 जगह तुम चाहे जितना जाओ वहाँ अनादर तो नहीं होगा। अब बाकी तुम सगी बहन के यहाँ भी ज़्यादा जाओगे आपका अनादर शुरू हो जाएगा, नाश्ता नहीं मिलेगा आपको वहाँ। महीने में 3 राउंड कर दो, तीसरे राउंड में नाश्ता खत्म, और 4 राउंड कर दो बहन के यहाँ तो चौथे राउंड में हाल चाल की पूछताछ खत्म। कहेंगे अभी 4 दिन पहले तो अभी करे रहे, वही हाल चाल है और कौन। फिर 5 बार अगर महीने में पहुँच गए तो बिस्तर भी खत्म, कहूँ परे रहो तुम। लोग यही कहेंगे अरे कहूँ सोई जी हैं, उनकी का फिक्र करेगा, तो रूजे होते ये रहते हैं, तुम्हारा आदर खत्म। इसलिए कितनी सगी बहन हो उसके यहाँ भी रोज मत जाइए, ससुराल में भी बार बार मत जाइए। फूफू, फुआ, फुई, रुआ, रुई, फूफा, इनके यहाँ भी बार बार मत जाइए। मौसा, मौसी, ठौसा, ठौसी, कहीं जाना ही नहीं है, बस कार्य है, कोई ज़रूरत है तो चले जाइए, ज़्यादा जाने वाला नहीं है। मौसी वोसी के घर भी, हाँ गांव में भी किसी के द्वार पर रोज रोज जाओगे आपका अपमान शुरू हो जाएगा। मूर्ख की तरह उसके द्वार पर खड़े रहोगे, न बैठने कहेगा, वहीं पांव घिसते रहो, इधर से उधर खीसे काटते रहो, पान खाकर थूकते रहो बेशर्मी के साथ। 2-4 दिन तो चाय पिलाएगा, फिर चाय भी नहीं देगा जिसके द्वार पर रोज जाते हो, और कलंक भी लग जाएगा। आसपास पड़ोसी लोग कहने लग जाएंगे इनके द्वार पर ही रोज खड़ा होते, का बात है, इनके औरतनम फंस गवा, का बात है। अपने आप ही वो गणित बिठाएंगे लोग, भले तुम फंसे कि नहीं फंसे। अब नहीं फंसे हो तो फंसे ही जाओगे जब रोज जाओगे वहाँ, क्योंकि ये नर नारी का आकर्षण भी बहुत खतरनाक है। इसमें बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, डीएम, पीएम, सीएम, एडीएम, एसडीएम और सीएमओ और एसपी और पुलिस दरोगा तो ऐसा नाक रगड़ता है इस विषय भोग के पीछे, न जाने कहाँ गिर जाए, भैंस की नादम गिर जाएगा, बहुत मूर्ख है। तो ये आकर्षण बहुत खतरनाक है, इसलिए दूरियां बनाइए, थोड़ा दूर रहिए। आप ज़्यादा वहाँ सट के रहोगे बदनामी होगी, गलती भी हो सकती है। हम अपने संतों को समझाते रहते हैं किसी लड़की से बात मत करो, तो संत समझ गए हैं। 1-2 नहीं समझे तो बदनाम हो गए। लड़की से बात करें तो फिर बात पकड़ी गई तो फैसला हुआ तो 50 साधन में है बेइज्जती भाई,
फिर भौं भौं रोए। हमने कहा खूब नाक चुआओ, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, ये खतरनाक विषय है, क्यों बात किया। किसी लड़की का नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। लड़की को कौन तो मोचक फाटक खुलैया होगा, अकेले पार कर दे भैया। हाँ, उसकी जरूरत क्या है। हाँ